नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका सिंकोरी एजुकेशन यूट्यूब चैनल पे। मेरा नाम है अजय शर्मा और मैं यहाँ पे क्लास 12th की मैथ्स आपके लिए ले रहा हूँ। आज हम यहाँ पे बात कर रहे हैं प्रोबेबिलिटी के बारे में, जो मैंने लास्ट क्लास में आपकी बात करी थी मल्टीप्लिकेशन रूल ऑफ प्रोबेबिलिटी की। आज हम यहाँ पे आगे उसके लिए फर्दर डिस्कस करेंगे इंडिपेंडेंट इवेंट्स को लेके। इस बार यहाँ से बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है दोस्तों, तो इस कॉन्सेप्ट को समझेंगे कि इसका बेसिक कॉन्सेप्ट क्या है। तो चलिए जल्दी से जाके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए और जाके कमेंट कर देना कि आपको वीडियो का या इस क्लास का कौन सा पार्ट सबसे अच्छा लगा। तो चलिए हम यहाँ पे स्टार्ट करते हैं इंडिपेंडेंट इवेंट्स को। तो अगर इंडिपेंडेंट इवेंट्स की बात करूँ तो जैसे नाम से ही पता लग रहा है कि इंडिपेंडेंट इवेंट्स का मतलब होता है एकदम स्वतंत्र। अगर हिंदी में बात करूँ तो एक दूसरे पे कोई डिपेंडेंसी नहीं है, इंडिपेंडेंट इवेंट्स हैं, मतलब दोनों चीज़ें अलग अलग हैं। ठीक है, तो इस बात को हम यहाँ पे अभी देखेंगे किस तरीके से इंडिपेंडेंट इवेंट्स को सॉल्व किया जाता है, कैसे हम यहाँ पे इस चीज़ को समझेंगे, इस कॉन्सेप्ट को समझेंगे। बहुत सारे बच्चों को यहाँ पे प्रॉब्लम आती है इस कॉन्सेप्ट को समझने में। मैं कोशिश करूंगा कि आपको बहुत आसान भाषा में, बिल्कुल एकदम इजी लैंग्वेज में आपको समझाने की कोशिश करूं। ठीक है, तो यहाँ पे आप देखिएगा कि 52 कार्ड्स आपके सामने लिखे हुए हैं कि 52 कार्ड्स का एक डेक है, जो कि प्रोबेबिलिटी में हम यहाँ पे सॉल्व करते हुए आ रहे हैं कि 52 कार्ड्स अगर आपको दिए हुए हों, अगर 52 कार्ड्स आपको दिए हुए हों, क्योंकि टोटल पत्ते कितने होते हैं मैंने बेसिक क्लास में प्रोबेबिलिटी के में भी इस बारे में बात करी थी कि अगर 52 कार्ड्स आपके पास गिवन हो तो किस तरीके से ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व किया जाता है। अगर मान लीजिए कोई इवेंट ई आपको दे रखा है, उस वो दे रखा है कि द कार्ड ड्रॉन इज स्पेड। आपको दिया हुआ कि कोई भी कार्ड है वो क्या है, आपका स्पेड है, जो अपन बोलते हैं हुक्म, जिसको बोलते हैं अपन देसी भाषा में। तो वो स्पेड आपको दिया हुआ है कि द कार्ड ड्रॉन इज स्पेड, और एफ आपको एक इवेंट दिया हुआ है, उसके बारे में बोला गया कि द कार्ड ड्रॉन इज एस। एस मतलब इक्का जो आपका होता है उसके बारे में यहाँ पे बोला गया है। आगे देखिए, अगर इसका इंटरसेक्शन की बात करूं तो इन दोनों का इंटरसेक्शन क्या हो सकता है दोस्तों कि द कार्ड इज ड्रॉन इज एस ऑफ स्पेड्स, मतलब इक्का भी किसका होना चाहिए, स्पेड का ही होना चाहिए, एस भी किसका होना चाहिए, स्पेड का ही होना चाहिए। ये ई और एफ का क्या हो गया, कॉमन पार्ट हो गया, क्योंकि आप देख रहे हैं कि यहाँ पे आपको एक एक इक्का चाहिए केवल, द कार्ड ड्रॉन इज एस, और यहाँ पे बोला गया द कार्ड ड्रॉन इज स्पेड। तो स्पेड और उसमें से क्या हो सकता है, कॉमन। कॉमन पार्ट आपका एक इक्का ही तो हो सकता है। तो ऐसा ही एक एग्जाम्पल आपके एनसीईआरटी में है, उसी को मैंने यहाँ पे लिया क्योंकि ये सबसे अच्छा एग्जाम्पल है इस बात को समझाने के लिए कि इंडिपेंडेंट इवेंट्स क्या होते हैं। ठीक है, तो इंडिपेंडेंट इवेंट्स के बारे में हम यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं। अगर मुझे प्रोबेबिलिटी ऑफ ई लिखना होगा दोस्तों, तो मैं किस तरीके से लिखूंगा। प्रोबेबिलिटी ऑफ ई मेरा हो जाएगा कि द कार्ड ड्रॉन इज स्पेड, मतलब एक हुकुम का होना चाहिए। तो क्या होगा यहाँ पे, टोटल कार्ड्स कितने होते हैं मेरे, 52 होते हैं, और यहाँ पे क्या हो जाएगा 13 से डिवाइड कर दूंगा, क्योंकि 13 तो यहाँ पे पत्ते होते हैं जो अपने स्पेड के होते हैं। जो हुकुम के पत्ते होते हैं वो कितने होते हैं, 13 पत्ते ही तो होते हैं, और कितने में से होते हैं, 52 में से होते हैं। तो इसको अगर सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा दोस्तों, 1/4 आ जाएगा। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ई हमारा आ गया। प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ देखिए, द कार्ड ड्रॉन इज एस, मतलब आपको इक्का बताना है। तो इक्के कितने होते हैं दोस्तों, 4 ही तो होते हैं। कितने होते हैं, 4 इक्के होते हैं, लेकिन कितने में से होते हैं उसको भी देख लेते हैं। 4 इक्के कितने में से होते हैं, 52 में से होते हैं। तो अगर इसको सॉल्व करूंगा तो कितना आ जाएगा, 1/13। टोटल फेवरेबल आउटकम्स अपॉन टोटल आउटकम्स, मतलब ये क्या कर रहा हूँ, 4 यहाँ पे इक्के हैं और टोटल आउटकम कितने हैं, 52 है। 52 पत्तों में से 4 पत्तों को खींच रहा हूँ, बाहर निकाल रहा हूँ, वो 4 में से मुझे एक ही इक्का चाहिए। तो क्या हो जाएगा, 4/52, मतलब क्या हो गया, 1/13। ये मैं उम्मीद करता हूँ आपको ये समझ में आया होगा किस तरीके से मैंने प्रोबेबिलिटी को लिखा। अगर मैं यहाँ पे बात करूँ पी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ की, मतलब ई और एफ में से कॉमन क्या होगा, उसकी अगर प्रोबेबिलिटी की बात करूं तो आपको बोला गया है कि द कार्ड इज ड्रॉन इज एस, इक्का होना चाहिए और साथ में क्या होना चाहिए, स्पेड्स का होना चाहिए। तो आपको ये बोला गया, ऑफ स्पेड्स बोला गया। ठीक है, लेकिन आप बताइए मुझे, आप होगा क्या, केवल एक ही तो होगा। आप मुझे बताइए स्पेड का इक्का कितना होता है, एक ही तो होगा। तो टोटल यहाँ पे क्या होगा, फेवरेबल आउटकम्स 1 हो जाएगा, और टोटल आउटकम्स कितने हो जाएंगे, 52 हो जाएंगे दोस्तों। तो यहाँ पे 1/52 हो जाएगा। यस और नो, एक ही इक्के की बात करिए, लेकिन आपके पास कार्ड का डेक रखा हुआ है, तो आप टोटल कार्ड्स में से तो निकालोगे उसको। आप अगर इसको अगर कॉमन पार्ट में बोल भी दो कि इक्का स्पेड का होना चाहिए, तो भी आप 13 से डिवाइड थोड़ी करेंगे। टोटल यहाँ पे डेक ऑफ कार्ड्स के अंदर से आप उसको क्या करेंगे, रेंडमली यहाँ पे उसको पिक करेंगे। तो इसका क्या हो जाएगा, 1/52 हो जाएगा। ठीक है, तो ये तीनों प्रोबेबिलिटीज आपको अच्छे से यहाँ पे देखनी है, तीनों प्रोबेबिलिटीज को अच्छे से सॉल्व करना है। सब कुछ आपको अच्छे से पता होना चाहिए कि किस तरीके से हम यहाँ पे सॉल्व करते जा रहे हैं। ठीक है, तो 1/4, 1/13 और 1/52 आपका आ गया। इसके बाद यहाँ पे इसको यहाँ तक लिख लीजिए, आप इसकी प्रोबेबिलिटीज को लिख लीजिए, तीनों इवेंट्स मैंने लिए उनको लिख लीजिए। आगे यहाँ पे फर्दर डिस्कस करता हूँ, जिससे कि आपको क्लैरिटी हो जाएगी एक एक चीज की कि इंडिपेंडेंट इवेंट्स कैसे हैं ये। ठीक है, तो एक बार आपको ये समझ में आया, उसके बाद आप फर्दर हम बात करेंगे डेफिनेशन की भी, और किस तरीके से इंडिपेंडेंट है ई और एफ एक दूसरे के साथ, उसके बारे में भी हम डिस्कस करेंगे। तो जल्दी से इसको आप क्या करेंगे, फटाफट से इसको जो है नोट डाउन कर लेंगे फटाफट से। तो यहाँ पे आपने देखा दोस्तों कि इंडिपेंडेंट इवेंट्स के बारे में मैंने यहाँ पे प्रोबेबिलिटी आपको बताया, इसको आपने नोट डाउन भी कर लिया होगा। फर्दर हम यहाँ पे बढ़ते हैं। अगर आपके पास ई और एफ दिया हुआ हो तो ई इंटरसेक्शन एफ कैसे निकाला जाता है, उन सब के बारे में यहाँ पे मैं डिस्कस करूंगा। तो यहाँ पे आप देखिए, मैंने यहाँ पे वैल्यूज को पहले ही पुट किया हुआ है कि ई इंटरसेक्शन एफ जो है वो क्या है, निकाला मैंने
1/52, जिससे टाइम वेस्ट ना हो आपका। और यहाँ पे आगे लिखा है मैंने कि पी जो है वो कितना है 1/4, जो हमने लास्ट में निकाला। कैसे हम प्रोबेबिलिटी जो है तीनों इवेंट्स के बारे में बताएगी, ई का जो है प्रोबेबिलिटी क्या होगा, एफ का प्रोबेबिलिटी क्या होगा, और साथ में उसका इंटरसेक्शन का प्रोबेबिलिटी क्या होगा। तो इंडिपेंडेंट इवेंट्स के बारे में यहाँ पे बात कर रहा था। तो इंडिपेंडेंट इवेंट्स में यहाँ पे आप देखिएगा, इसको कैसे सॉल्व करेंगे वो देखते हैं। सबसे पहले मैं यहाँ पे दोस्तों फटाफट से यहाँ पे पी ई एफ निकालूंगा, जो हम निकालते आ रहे हैं, जो चीजें हम करते आ रहे हैं उसके बारे में हम डिस्कस कर रहे हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे आप देखिएगा पी ई की प्रोबेबिलिटी जब एफ आ चुका है, हो चुका है इवेंट, तो यहाँ पे क्या होगा, पीई का इंटरसेक्शन किसके साथ आएगा, एफ के साथ। बार बार ये फॉर्मूला कंडीशनल प्रोबेबिलिटी से, मल्टीप्लिकेशन रूल से, और अब इंडिपेंडेंट इवेंट्स में भी आ गया, तो इसको फटाफट से याद कर ले तो ज्यादा बढ़िया है। तो नीचे कौन आएगा, जो आ चुका है, जो एफ आ चुका है, ठीक है। और दूसरे वाले इवेंट की बात करूं मैं, तो वो है हमारा एफ ई। सीधा इसका अपोजिट कर देते हैं कि f की प्रोबेबिलिटी जब e आ चुका है, तो यहाँ पे f का इंटरसेक्शन e के साथ, तो बात तो एक ही है, और डिवाइड किसको करना है, p प्रोबेबिलिटी ऑफ e को डिवाइड करना है। यस और नो, ऐसे ही करते हैं क्वेश्चंस को। चलिए e इंटरसेक्शन f कितना है दोस्तों, जो हमारे आया है यहाँ पे, जो हमने एग्जांपल लिया 1/52, और f कितना है हमारा 1/13। इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा दोस्तों, ये आ जाएगा मेरा 1/4 आ जाएगा। आ गया 1/4, यस और नो। 13 4 से कितना होता है 52, तो 1/4 आ गया मेरा इसका वैल्यू, ठीक है। एफ का वैल्यू देख लीजिए, ई इंटरसेक्शन एफ लिखो चाहे एफ इंटरसेक्शन ई लिखो, वैल्यू तो 1/52 ही आएगी। और यहाँ पे पी कितना हो जाएगा दोस्तों, मेरा पी है मेरा 1/4। इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा दोस्तों, अगर इसको सॉल्व किया तो आ गया हमारा 1/13 आ गया, ठीक है। तो एक बार 1/4 आया, एक बार 1/13 आया। तो अब आप देखिए 1/4 कौन है, 1/4 ई तो पी तो है यहाँ पे, यस और नो। तो इसके इक्वल बोल सकता हूं क्या मैं कि क्या होगा मेरा, प्रोबेबिलिटी ऑफ ई होगा, यस और नो। इसके इक्वल कौन होगा, 1/13 कौन है, पी ऑफ एफ ही तो है, प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ ही तो है। तो क्या बोल सकता हूं, ये प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ ही तो है, यस और नो। क्या बात समझ में आ रही है कि आप लोगों को क्लियर है कि ये बात की किस तरीके से मैं यहाँ पे वैल्यूज को लिख रहा हूँ। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब आप सिंपली आप क्या समझ सकते हैं कि अगर ये पी और पी एफ जो है, इन दोनों का ही वैल्यू आ रहा है, तो ये है क्या चीज, इसको किस तरीके से आप लिख सकते हैं। इसको आप समझिए एक बात, कि आपने यहाँ पे सॉल्व किया ई का इंटरसेक्शन एफ के साथ और एफ का इंटरसेक्शन ई के साथ, और डिवाइड कर दिया पी और प्रोबेबिलिटी ऑफ ई और प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ के साथ, लेकिन मिला क्या आपको 1/4 1/13, मतलब पी और पी एफ पे पहुंच गए आप वापस से। तो आप यहाँ पे इसको फटाफट से एक बार नोट डाउन कर लीजिए, उसके बाद बताता हूँ कि इंडिपेंडेंट क्यों है, आपको अभी फील आने वाला है। तो इसको भी लिख लीजिएगा, आगे आगे बढ़ते हैं फर्दर। तो यहाँ आपने इसको नोट डाउन कर लिया होगा। अब यहाँ पे फर्दर आगे बढ़ते हैं, उससे पहले मैं आपको कुछ बताना चाहता हूँ कि अगर ये वाला पार्ट जो है इसके इक्वल आ गया, ठीक है, पी एफ के इक्वल ये वाला पार्ट आ गया, तो मल्टीप्लिकेशन रूल के अंदर मैंने क्या बताया था आपको कि मल्टीप्लिकेशन रूल का जो फॉर्मूला होता है वो ये होता है कि ये वाला जो पार्ट है पी, वो उधर जाके मल्टीप्लाई हो जाता है। उसी चीज को आगे फर्दर में लिखने वाला हूँ। उससे पहले आप समझ लीजिए कि ई और एफ यहाँ पे मिल गया आपको। जब भी आप प्रोबेबिलिटी ऑफ ई निकालने गए और किसका एफ जो ऑलरेडी अकर हो चुका था, ऑलरेडी आ चुका था, तो आप ये प्रोबेबिलिटी किसकी इक्वल आ गई, प्रोबेबिलिटी ऑफ ई के इक्वल आ गई। आपने यहाँ पे देखा प्रोबेबिलिटी ऑफ ई कितना है 1/4, यहाँ पे इसको सॉल्व किया तो भी कितना आ गया 1/4 ही आ गया। सेम यहाँ पे भी ऐसा ही हुआ। तो इस चीज को हम फर्दर डिस्कस कर रहे हैं कि किस तरीके से ऐसे क्वेश्चंस को सॉल्व किया जाता है और कैसे हम यहाँ पे इसको सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे आप देखेंगे, तो यहाँ पे अगर आपको समझ में आया कि P जो है किसके इक्वल आ गया दोस्तों, P जो है वो किसके इक्वल आ गया, आपका प्रोबेबिलिटी ऑफ E जो है वो किसके इक्वल आया था, हमारा प्रोबेबिलिटी ऑफ E जो है वो इक्वल आ गया दोस्तों, हमारा प्रोबेबिलिटी ऑफ EF के इक्वल आ गया। यहाँ पे देख दिया हमने प्रोबेबिलिटी ऑफ EF के इक्वल ये आ गया हमारा। और अगर यहाँ पे प्रोबेबिलिटी ऑफ F की बात करूं मैं, तो वो किसके इक्वल आ गया, सीधा सीधा प्रोबेबिलिटी ऑफ F के इक्वल आ गया जब E आ चुका था। तो ये दोनों चीजें, दोनों रिजल्ट्स हमें मिले, उन वैल्यूज को देखा हमने और वहां पे इन रिजल्ट्स को निकाला हमने। तो यहाँ पे आप देखिएगा मैंने क्या फॉर्मूला बताया था आपको मल्टीप्लिकेशन रूल के अंदर, कि अगर P का जो प्रोबेबिलिटी ऑफ E इंटरसेक्शन F जो होता है वो क्या होता है, हमारा प्रोबेबिलिटी ऑफ E इंटरसेक्शन F जो होता है वो होता है PE जो होता है वो किसके साथ मल्टीप्लाई हो जाता है, P का जो है EF के साथ। यहाँ पे हम जो है वो निकाल लेते हैं, प्रोबेबिलिटी यहाँ पे निकाल लेते हैं, यस और नो। अब यहाँ पे आपको क्या करना है, E इंटरसेक्शन F है तो यहाँ पे F आएगा, सॉरी, तो यहाँ पे F आप लिखेंगे तो आप देखेंगे कि PEF किसके इक्वल है, यहाँ पे PE के इक्वल है। तो आप देखिए PE इंटरसेक्शन F किसके इक्वल हो जाएगा मेरा, इसको रिप्लेस कर दूंगा तो PF, और यहाँ पे PE की प्रोबेबिलिटी F जब आ चुका है वो किसके इक्वल है, P ऑफ E की प्रोबेबिलिटी की इक्वल है। तो यहाँ पे प्रोबेबिलिटी ऑफ E हो गया हमारा, प्रोबेबिलिटी ऑफ F हो गया, इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन किसके इक्वल आ गया, इंटरसेक्शन के इक्वल आ गया। और अगर आप देखें इसको सॉल्व भी करें तो भी आप देख पाएंगे यहाँ पे कि हमारा जो आंसर आया था P ऑफ E का और P ऑफ F का 1/4 और 1/13, वो देखिए किसके इक्वल आ रहा है, 1/4 इंटू 1/13। आप प्रीवियसली जाके देख लें वो कितना आ जाएगा, 1/52 आ जाएगा। और यही इंटरसेक्शन, यही चीज के इक्वल आ गई, और यही इंटरसेक्शन हमारा आया था 1/52 जो मैंने एग्जाम्पल लिया था।
तो मैं यहाँ पे आपको बताना चाह रहा हूँ कि जब भी ई और एफ जो है दोनों इंडिपेंडेंट कब होंगे, दोनों के दोनों इवेंट्स इंडिपेंडेंट कब होंगे, जब यहाँ पे ये वाली जो सिचुएशन आएगी कि ई का इंटरसेक्शन एफ के साथ किसके इक्वल हो जाएगा, पी एफ इंटू पी के इक्वल हो जाएगा, मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ ई के इक्वल हो जाएगा। दोस्तों सिंपली यहाँ पे मैं बताना चाह रहा हूँ कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ई की इक्वल हो जाएगा। अगर मैं इसी को भी एफ और ई के इंटरसेक्शन के साथ लिखूं तो भी बात वही है, तो भी बात वही है। अगर मैंने लिखा यहाँ पे कि एफ का इंटरसेक्शन ई के साथ क्या आ गया मेरा, पी इंटू पी एफ आ जाएगा। दोस्तों सिंपली यहाँ पे वो भी वही चीज होगी, क्योंकि एफ का इंटरसेक्शन ई के साथ लो चाहे ई का इंटरसेक्शन एफ के साथ लो, रिजल्ट आपको यही मिलने वाला है। जिस भी सिचुएशन में आपको ये रिजल्ट मिले, ये दोनों रिजल्ट्स आपको जिस भी सिचुएशन में मिले उसमें आप बोल सकते हैं कि ई एन जो ई एन एफ जो है आपका, सॉरी ई एन एफ जो है वो क्या हो गए आपके इंडिपेंडेंट इवेंट्स हो गए, इंडिपेंडेंट इवेंट्स हो गए आपके ई और एफ। यहाँ पे अब आप देख सकते हैं कि मैंने जो एग्जांपल लिया था उसको अगर आप यहाँ पे डिस्कस करें तो यहाँ पे आप देखेंगे कि मैंने क्या एग्जांपल लिया था कि यहाँ पे कार्ड जो लिए थे मैंने, पहला लिया था इवेंट द कार्ड ड्रॉन इज स्पेड एंड द कार्ड ड्रॉन इज एस। तो यहाँ पे देखिए स्पेड अलग चीज हो गया और यहाँ पे इक्का वाला पार्ट अलग हो गया, हुक्म वाला पार्ट अलग हो गया, इक्का वाला पार्ट अलग हो गया। तो दोनों के दोनों पार्ट्स इंडिपेंडेंट है या नहीं है, तो इस बात को मैंने यहाँ पे प्रूव भी कर दिया। दोस्तों देखिए तो यहाँ पे मैंने बता भी दिया इसको फॉर्मूला से कि किस तरीके से यहाँ पे वैल्यूज आई थी मेरी, उसके बाद यहाँ पे मैंने इसको किस तरीके से इंडिपेंडेंट बोला, कैसे यहाँ पे ये दोनों चीजें इक्वल आई। तो अगर मान लीजिए ये सिचुएशन आती है आपकी, इन दोनों सिचुएशन के अंदर अगर आप बोलते हैं तो क्या होगा, ई और एफ दोनों के दोनों क्या हो जाएंगे, इंडिपेंडेंट इवेंट हो जाएंगे। इंडिपेंडेंट इवेंट आप बोल सकते हैं कि पी इंटू पी एफ हो गया या पी एफ इंटू पी हो गया, बात तो एक ही है। प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ जो है वो किसके इक्वल आ जाएगा, उसके इंटरसेक्शन के इक्वल आ जाएगा, उसकी प्रोबेबिलिटी के इक्वल आ जाएगा, यस और नो। तो यहाँ पे ई और एफ की बात आपको क्लियर हो गई कि ए एन एफ आर जो ये दोनों सच इवेंट्स कब इंडिपेंडेंट होते हैं, तब ये वाला सिचुएशन होता है हमारा, दोनों के दोनों इवेंट्स का एक दूसरे के ऊपर कोई भी जो वो क्या कहते हैं आप अकरेंस नहीं होगा, कोई पहले नहीं आएगा कोई बाद में नहीं आएगा, दोनों के दोनों क्या होंगे, इंडिपेंडेंट होंगे, इंडिपेंडेंटली दोनों जाएंगे। तो मैं इसकी डेफिनेशन की अगर बात करूं दोस्तों तो मेरी डेफिनेशन क्या हो जाएगी उसको भी मैं यहाँ पे डिस्कस कर लेता हूं कि इंडिपेंडेंट इवेंट्स क्या हो गए मेरे, ई एन एफ आर टू इवेंट्स सच दैट द प्रोबेबिलिटी ऑफ अकरेंस ऑफ वन ऑफ देम इज नॉट अफेक्टेड बाय अकरेंस ऑफ द अदर्स। मतलब पहला जो आया मेरा उससे दूसरे पे कोई इफेक्ट नहीं हुआ। आप सिंपली यहाँ पे चाहे तो इसकी डेफिनेशन भी लिख सकते हैं, डेफिनेशन इंपॉर्टेंट नहीं है, एग्जाम में डेफिनेशन नहीं क्वेश्चन पूछा जाएगा, लेकिन फिर भी अगर किसी को अंडरस्टैंडिंग बनाना हो इंडिपेंडेंट इवेंट्स के बारे में तो वो बोल सकता है कि ई और एफ दो इवेंट है, क्योंकि क्या है उनकी प्रोबेबिलिटी एक दूसरे को अफेक्ट नहीं करती। पहला आ गया दूसरा आ गया, दोनों अलग अलग हैं, दोनों स्वतंत्र है। इंडिपेंडेंट का मतलब क्या हो गया, स्वतंत्र है यहाँ पे। तो यहाँ पे आप बोल सकते हैं क्या होगा, पी ई का इंटरसेक्शन एफ के साथ पी इंटू पी एफ होगा, और अगर इसका उल्टा पार्ट हो जाएगा एफ ई तो भी यहाँ पे सेम ही बात है। तो ये वाला रिजल्ट आपको मिला। अब मैं एक बात और बताना चाहता हूं, अगर ये नॉट इक्वल टू हुआ, अगर ये इक्वल नहीं हुआ तो क्या होंगे, ये डिपेंडेंट इवेंट्स हो जाएंगे, एक दूसरे पे डिपेंडेंट हो जाएंगे। अभी क्या है ये इंडिपेंडेंट इवेंट्स हैं, अगर ये नॉट इक्वल टू हो गया तो डिपेंडेंट इवेंट्स हो जाएंगे। सिंपली इस पे बहुत सारे क्वेश्चन हम प्रैक्टिस करेंगे और आपको आगे मैं बताता रहूंगा कि किस तरीके से इनको सॉल्व करना है। तो अभी ये इक्वल है, पी का इंटरसेक्शन एफ के साथ क्या हो गया, पी इंटू पी एफ आ गया हमारा। तो सिंपली आप चाहें तो डेफिनेशन भी आप लिख सकते हैं और इस रिजल्ट को भी लिख सकते हैं कि इंडिपेंडेंट इवेंट्स के बारे में कैसे हमने एग्जांपल लिया, कैसे हमने समझा कि पी जो है वो उसी की इक्वल आ गया, उसी प्रोबेबिलिटी ऑफ ई एफ जो एफ पहले आ चुका था उसी की इक्वल पी आ गया, और एफ की बात करूं तो वो भी आ गया इक्वल किसके, प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ के। तो यहाँ पे हमने देखा कि कैसे इंडिपेंडेंट इवेंट्स का यहाँ पर डेरिवेशन करना होता है, किस तरीके से हमने यहाँ पे फाइंड किया कि ये दो इवेंट्स ई और एफ जो है इंडिपेंडेंट है। तो दोस्तों ये वाली डेफिनेशन है। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये पूरा का पूरा पार्ट जो है इंडिपेंडेंट इवेंट्स वाला वो अच्छे से समझ आया होगा। इसमें मैं बहुत सारे क्वेश्चन आपको प्रैक्टिस भी करवाऊंगा। नेक्स्ट क्लास में हम यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन रूल ऑफ प्रोबेबिलिटी एंड इंडिपेंडेंट इवेंट्स के बारे में बहुत सारे क्वेश्चंस को देखने वाले हैं, और यहाँ पे आप हमारे साथ जुड़ जाइए। जल्दी से जाके वीडियो को लाइक कर दीजिए। वीडियो का कौन सा पार्ट आपको सबसे अच्छा लगा उसको जाके कमेंट में जरूर लिख देना। मैं यहाँ पे हर एक कमेंट को पढ़ूंगा आपके, और वहाँ पे आपको रिप्लाई भी करूंगा। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्लास में। नेक्स्ट क्लास में ऐसे ही नए क्वेश्चन और कमाल क्वेश्चन के साथ आपसे मिलूंगा। तो आप जल्दी से हमारे साथ जो है फटाफट से अपने दोस्तों में जो क्लास 12th के हैं, जिनको यहाँ पे क्विक रिवीजन की जरूरत है, जिनका बहुत सारा पार्ट छूट चुका है, बहुत सारी प्रॉब्लम्स उनको आई हैं, वो सारे लोग यहाँ पे आ जाएं और जल्दी से अपना पूरा का पूरा मैथमेटिक्स क्लास 12th को रिवाइज कर लें। तो थैंक यू सो मच दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।